और शशिकांत तिवारी जी जो हमारे नेशन फर्स्ट एबीके के संपादक हैं, उनकी जो साहसिक पत्रकारिता है उसको आप सपोर्ट कीजिए तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि उज्जवल निकम जैसे लोग हार जाते हैं या फिर और अमृतपाल जैसे लोग जीत जाते हैं। अगर आपको निर्भीक पत्रकारिता करनी है, अगर आपको राष्ट्रवादी विचार पर चलना है, तो आपको पहले सर पर कफन बांधकर ही आना होगा। लेने से फ़ायदा क्या होता है? या नुकसान ही नुकसान होता है या फ़ायदा होता है? आप हंस तो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान ज़्यादा हो जाता है पंगे लेने से। नहीं, देखिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि कोई पत्रकार कुछ बोलता है तो रातों रात उठा लिया जाता है, और इसीलिए हम अपनी बात कहने से डरते नहीं हैं, क्योंकि हम कि सिर्फ नेताओं के लिए बचा है। आजकल तो नेता छूट कर आते हैं और जमानत पे छूटते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत बड़ा युद्ध जीत के आए। आपने जैसे छत्तीसगढ़ के बाबा की बात की, तो उनके भी कंट्रोवर्सी कम नहीं होती है और हमारी भी कंट्रोवर्सी कम नहीं होती है। सबसे ज़्यादा प्रेम की चाशनी किसको लगाए थे? अब सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, बट हमारे दिल्ली के जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो देखिए, YouTube में चैनल चालू करने वालों के लिए रचित कौशिक जी से बहुत सारी चीज़ इंस्पिरेशन हो सकती है। हमसे कितना सीखते हैं वो तो आप भगवान जाने, हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। मेरे साथ में बहुत बड़े जाने माने यूट्यूबर हैं और बहुत बड़े बड़े विषयों पे, मसलों पे अपनी राय बेबाकी से रखते हैं, और जेल भी भेजा गया है, और उसके बाद में आज हंसते हुए उन्हें बाबा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में एक बाबा जी हैं जिन्हें TS बाबा कहते हैं, और एक बाबा हैं यूट्यूब में फेमस है। तो कैसे हैं भैया, क्या हाल चाल है? हंसी तो आपकी अभी भी वैसी है, लेकिन तड़पाया बहुत है लोगों ने आपको। नहीं, ये तो प्रसाद है, और अच्छा। प्रसाद हमेशा हमें मिलता ही है, और कर्मों का ही प्रसाद मिलता है। अच्छा। तो कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे जो ये सौभाग्य हमें मिला है। हाँ। और आपने जैसे छत्तीसगढ़ के बाबा की बात की, तो उनके भी कंट्रोवर्सी कम नहीं होती है। हाँ। और हमारी भी कंट्रोवर्सी कम नहीं होती है। हाँ। ऐसा होता है कि जब आप कोई कार्य करने चलते हो, जब आप वैचारिक स्तर पर कोई परियोजना शुरू करते हो, तो बहुत प्रेम करने वाले आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे ही प्रेम करने वाले हमें भी मिले हैं, और कड़वा बोलना कम कर दिया लगता है। जैसे पत्रकार है उसको छेड़ने की या उंगली करने की आदत रहती है, आप प्रेम में बोल रहे हैं आप। नहीं, वो क्योंकि मैं कटाक्ष मेरा एक तरह से कोर कॉम्पिटेंसी है। मैं व्यंग्य में बात करता हूं, तो जो मेरे श्रोता हैं वो समझ रहे हैं कि मेरे प्रेम का क्या अर्थ है। तो वो प्रेम, मुझे लगता है कि हम मीठे शब्द जो वार करते हैं वो कड़वे शब्द उतना वार नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेम की चाशनी किसको लगाए थे? अब सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, बट हमारे दिल्ली के जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो वो अभी तो आतिशी जी आ गई हैं, तो उनसे परस्पर आगे संबंध होना अभी शेष है। लेकिन हमारे प्रिय केजरीवाल जी हैं, तो उनसे विशेष प्रेम। साहब, जैसे हम अपने YouTube चैनल पे विज्ञापन नहीं लेते, शायद आप भी नहीं लेते होंगे। हाँ, नहीं, जब बहुत सारी मीडिया लेती है, इसीलिए बहुत सारे बैनर, पोस्टर और बहुत सारी योजनाओं को बहुत ज़्यादा तरीके से समझाया जाता है, तो इसीलिए खुल के बात भी कर पाते हैं। नहीं, देखिए, हमें आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अब पिछले 3 साल से मैं अपने जो प्रशंसक कह लीजिए, या हमारे जो आइडियोलॉजिकल ब्रदर्स हैं, मैं तो उनको यही कहता हूँ कि हमारे जो बंधु हैं। अब एक तो ब्राह्मण होने का फ़ायदा ये भी होता है कि आप भिक्षा मांग सकते हैं, तो मैं भिक्षा पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ना मुझे किसी सरकार से कोई अनुदान मिलता है, ना मुझे किसी प्राइवेट कंपनी से कोई इस प्रकार की सहायता मिलती है। मतलब तो YouTube का जो मोनेटाइजेशन है वही ऑन किए हुए हैं लग रहा है। नहीं, YouTube का मोनेटाइजेशन अब तो है ही नहीं, वो तो YouTube की भी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रही। अच्छा। बट हमें आवश्यकता नहीं होती ना किसी सरकार के अनुदान की, और ना किसी प्राइवेट किसी कमीशन की या किसी भी स्पॉन्सरशिप की, क्योंकि हमें जनता स्पॉन्सर करती है। और इसीलिए हम अपनी बात कहने से डरते नहीं हैं, क्योंकि हम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, केवल जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इनके चैनल का नाम सब लोकतंत्र है। अब वो सब लोकतंत्र में मतलब लोकतंत्र की परिभाषा तो बहुत वृहद होती है, और कई लोग अपने अपने नज़रियों से, अपने अपनी तरीक़ों से, तमीज़ से सिखाते हैं। और सब लोकतंत्र में क्या दिख रहा है आज आपको? लोकतंत्र लग रहा है कि कोई खुलकर बात कर पाता है तो उसके लिए लोकतंत्र बचा है, कि सिर्फ नेताओं के लिए बचा है? आजकल तो नेता छूट कर आते हैं और जमानत पे छूटते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत बड़ा युद्ध जीत के आए। बिल्कुल।
देखिए, ये तो सतत संघर्ष है, ये चलता रहेगा। हम विशेषकर अगर आज की राजनीतिक सत्ता की बात करें और विपक्ष की बात करें तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि कोई पत्रकार कुछ बोलता है तो रातों रात उठा लिया जाता है। और सोशल मीडिया के आने से एक अच्छी बात ये हुई है, हालांकि कुछ इसकी आलोचनाएं भी होती हैं, लेकिन अब ये है कि आप एडिटर के पेन के नीचे नहीं दबा दिए जाते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि ऊपर से फ़ोन आ गया एडिटर को और लाइनें कट गई। हाँ, एडिटोरियल लाइन एक डिसाइड हो गई, आपको उसी हिसाब से बोलना है। अभी जो स्वतंत्र पत्रकार आ रहे हैं, जो यूट्यूब जैसे माध्यमों पर अभी एक स्वच्छंद पत्रकारिता कर रहे हैं, वो मुझे लगता है उससे ना केवल हमारा राजनीतिक तंत्र बल्कि हमारा जो ट्रेडिशनल मीडिया है, हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो भी काफ़ी घबराए हुए हैं। आपसे हम लोग को भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा साहब। जैसे पंगे लेने से फ़ायदा क्या होता है, या नुकसान ही नुकसान होता है या फ़ायदा होता है? आप हंस तो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान ज़्यादा हो जाता है पंगे लेने से। नहीं, देखिए, अगर आपको निर्भीक पत्रकारिता करनी है, अगर आपको राष्ट्रवादी विचार पर चलना है, तो आपको पहले सर पर कफन बांधकर ही आना होगा। यदि आप अधूरे मन से आते हैं या फिर आप किसी लाभ की दृष्टि से आते हैं तो फिर आप गलत राह चुन रहे हैं। फिर उसके अलावा बहुत सारी राह हैं। राष्ट्रवादी का एक आवरण नहीं हो गया, लोगों ने हाथ में तिरंगा लगा है, रखा हुआ रहता है, और आजकल देश विरोधी नारे उसी भीड़ के बीच से लग जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन एक चीज़ हमें एक्नॉलेज करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी कि कम से कम वो विमर्श तो बना। आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले हम ऐसा देखते थे कि JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में देश विरोधी नारे लग रहे हैं या कश्मीर की आज़ादी के नारे लग रहे हैं, और मीडिया में हिम्मत नहीं हो रही है उसको कवर करने की, मीडिया उसके विषय में बोल नहीं पा रहा है। तो राष्ट्रवाद अगर हम उस दृष्टि से कहें तो हमेशा से हमने देखा है कि रावण भी साधु का भेष भर के आया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवा में दिक्कत है, मतलब ये है कि जो छद्म लोग हैं उनको हमें पहचानना है, और जो सही राष्ट्रवादी हैं, जो सच्चे राष्ट्रवादी हैं, उनको पहचान कर हमें। ये कमी कहाँ पर रहती है भाई साहब? जैसे कि आपने कहा कि अच्छे लोगों को पहचानना है। अभी के हाल ही के चुनाव में जैसे उज्जवल निकम साहब खड़े थे एक जगह पे, उन्हें देशभक्त के तौर पे देखा जाता है, कई आतंकवादियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाएं। दूसरी ओर देखा जाता है एक अमृतपाल जैसा चेहरा जो अभी जेल में बंद है, वो जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत जा रहा है और उज्जवल निकम साहब हार जा रहे हैं। तो ये जनता आखिरकार कौन से इन्फ्लुएंस से चल रही है जो वोट करने जा रही है? देखिए, हमारे यहाँ तो धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है, यथा राजा तथा प्रजा। तो जनता हमेशा नेतृत्व की खोज करती है। ये हमारे नेतृत्व का दायित्व बनता है, और मैं इसमें केवल राजनीतिक नेतृत्व की बात नहीं करूँगा। हमारे जो आध्यात्मिक नेतृत्व है हमारे देश का, हमारा देश हमेशा से एक आध्यात्मिक देश रहा है। इसीलिए हम देश और राष्ट्र, नेशन, वो एक परिकल्पना में रहे हैं कि अब कंगना रनौत ने कहा कि 1947 में हमें आज़ादी नहीं मिली, 2014 में मिली, तो उस पर विवाद हो गया। या फिर सैफ अली खान ने कहा कि हम 1947 में भारत का जन्म हुआ, जबकि हमारी सभ्यता हज़ारों वर्षों पुरानी है और हम प्रथम राष्ट्र हैं विश्व के। तो हमें वो एक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता हमेशा होती है जो राष्ट्र का नेतृत्व करे और मार्गदर्शन करे। अब क्योंकि हमारे पास उस प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति, उस प्रकार की राजनीतिक शक्ति हमें कभी जब कम दिखती है, ऐसा नहीं है कि कम ही है, लेकिन जब कम दिखती है तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि उज्जवल निकम जैसे लोग हार जाते हैं या फिर और अमृतपाल जैसे लोग जीत जाते हैं। लेकिन आश्वस्त हैं, अभी एक और बड़ा आध्यात्मिक चेहरा है जो भारतीय राजनीति में अभी उभर कर आ रहा है, और मेरा ऐसा मानना है वो अगले प्रधानमंत्री से इशारा योगी जी की ओर है। जी, मैंने बोला अगले प्रधानमंत्री वही होंगे, तो आप पहचान सकते हैं कि कौन होंगे। और जब हमारे और मोदी जी के विषय में भी कहा जाता है कि भाई वो खुद एक योगी हैं, और हम क्योंकि योगासन स्पोर्ट्स में भी काम करते हैं, तो हमने देखा है कि योग को जितना बढ़ावा और जितना वैभव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के माध्यम से मिला है, उतना आज तक 70 वर्षों तक हमें नहीं मिला था। तो जब आध्यात्मिक नेतृत्व आता है तो फिर जनता को भी एक दिशा मिलती है, और जब दिशा मिलती है तो फिर वो शुभ की ओर आगे बढ़ती है।
एक पैनल में बैठे हैं, साथ में जूरी देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आज बहुत सारे आयोजन करा रहे हैं, पुलिस मीट हुआ है स्पोर्ट्स का। मतलब उसको कैसे कंडक्ट कैसे किए हैं, थोड़ा सा आप लोग से भी बातचीत हो, या नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे। पत्रकार जी से बात हो रही है, हमसे बात नहीं की है। नहीं सर, पत्रकार के साथ साथ पूरे देश में और पूरे विश्व में योगासन खेल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और हम सब उन्हीं की प्रेरणा से, डॉक्टर जयदीप आर्य सर की प्रेरणा से, और परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के जो पूरे विश्व को योग में करने का और युवाओं को साथ में लेने का जो उनका चिंतन है, वो कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है। आप देखें कि सबसे ज़्यादा पिछले कुछ समय में मानसिक तनाव, जिनके पास जॉब्स हैं फिर भी वो क्या आर्मी में हो चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, उन्होंने सुसाइड तक किया। जो हम सबकी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ रही थी। तो योग उनके लिए एक सहयोगी साथी बने, उनके शारीरिक दक्षता को समय समय पर ठीक करे, उसके मापन के लिए प्रतियोगिता। देखिए, ये कोई हार जीत का खेल नहीं है, ये हमारे शरीर का जो एक संतुलन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो ये एक माध्यम है जो हम अपने शरीर को मापन करते हैं। और आज ऑल इंडिया पुलिस गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने इतना सुंदर आयोजन किया है। 27 तारीख तक ये आयोजन रहने वाला है, तो निसंदेह यहाँ से बहुत से खिलाड़ी जीतेंगे भी, राष्ट्र का भी नेतृत्व करेंगे। जैसा एशियन काउंसिल ऑफ ओलंपिक्स में योगासन स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज हुआ है रिसेंटली, तो हम सबके लिए बहुत प्राउड का मूवमेंट है। रचित भैया, जैसे भाई साहब बता रहे हैं, देश क्या अनुलोम विलोम कर रहा है? देखिए, देश अनुलोम विलोम भी कर रहा है और विश्व भी अनुलोम विलोम की ओर अब बढ़ रहा है। देखिए, खास तौर पर नेताओं की ओर से पूछना चाहूँगा। देश तो कर, मतलब देश के कई लोग कर रहे हैं, यहाँ भी लोग आए हुए हैं, नेता कर रहे हैं क्या अनुलोम विलोम? नेताओं की विडंबना ये है कि वो छुपकर कमरे के अंदर अनुलोम विलोम करते हैं, और जिन शक्तियों द्वारा वो प्रेरित हैं उसके कारण खुलकर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन योग की आज शक्ति एक ऐसी है कि आप उसको ना तो इग्नोर कर सकते हैं, ना नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और आप देखिए कि जहाँ पर विपरीत विचारधारा वाली सरकार भी है, वहाँ भी योग का कार्य इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और अब क्योंकि हम एशियन गेम्स में योगासन स्पोर्ट्स आ गया है, तो अब सभी राज्यों में होड़ लग जाएगी कि मैं ज़्यादा योगासन को प्रमोट करूं, या मैं ज़्यादा करूं, मैं ज़्यादा मेडल इंटरनेशनल लेवल पर लूं। तो ये एक पॉजिटिव कंपटीशन जो हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब नेताओं लोग भी करेंगे अनुलोम विलोम, थोड़ा ऑक्सीजन उनके पास पहुंचेगा, तो उनकी भी मानसिकता थोड़ी कहीं ना कहीं अच्छी होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जब भारत वर्ल्ड कप जीता अभी, और इससे पहले भी 2011 या 1983 में जीता था, तो अब मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में जो इंडिया गेट इलाका है, तो उसके चारों तरफ लोग निकल जाते हैं और वो नहीं देखते कि आप किस मत के हैं, आपकी विचारधारा क्या है, आप किस राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सभी गले मिलते हैं, सभी वो करते हैं। तो खेलों में एक ऐसी शक्ति है कि वो आपके डिफरेंसेस को मिटा देती है और आपको एक क्लियर विजन, क्लियर थिंकिंग और एक पॉजिटिव माइंडसेट देती है। तो मुझे लगता है कि हमारे नेताओं को भी ये मिलेगा तो हमारे देश और समाज का भी उसमें कुछ भला हो पाएगा। अभी जैसे जो आप बोल रहे हैं कि एक रुचि की ओर नेता दौड़ता है, तो आजकल ऐसा लगता है कि जो पॉजिटिव रुचि है उसके प्रति नेताओं की कम दौड़ रहती है। जैसे कोई वायलेशन वाली जगह हो जाती है तो वहाँ ज़्यादा नेता, जो टूरिज्म वाला जो एक फैक्टर रहता है वो टूरिज्म ज़्यादा होता है। एनी हाउ सत्ता में बैठना है, मतलब वो एक कारण बन चुका है आज। हाँ जी। ये जो सीन है, जैसे कोई मणिपुर जाता है, कभी कोई गुजरात नहीं जाना चाहता, कोई वेस्ट बंगाल नहीं जाना चाहता, कोई तमिलनाडु जाना चाहता है जी, कोई वायनाड नहीं जाना चाहता, कोई जाना चाहता है। तो ये जो सीन बन चुका है साहब, इसमें कैसे लोकतंत्र कहाँ रह जाता है? देखिए, यहाँ मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया की है, क्योंकि हम आज अगर मीडिया पर डिबेट का स्तर देखें या जिस प्रकार का माहौल वहाँ पर होता है, ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर यहीं पर छिड़ जाएगी। अभी टीआरपी के लिए हम अगर नकारात्मकता को इतना प्रमोट करेंगे, वो अट्रैक्टिव तो लगता है देखने में, उसमें आपको आई बॉल्स तो मिलती हैं। अगर हम सोशल मीडिया की भाषा में बात कहें तो क्लिक बेट तो मिलता है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे समाज पर क्या पड़ रहा है, और जो ये नेता पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं वो
इसी बात से ट्रिगर्ड होते हैं कि क्योंकि हाँ पता है कि बहुत सारे मीडिया उसको कवर करेगा। अगर मीडिया अपना एक सिद्धांत बनाए, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए कि हम इस तरह के पॉलिटिकल टूरिज्म को डिमोट करेंगे, हम उसको नहीं दिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि नेताओं का जाना भी आप और मैं तो कर लेंगे। मान लीजिए हम कहीं बंधे रहते तो मालिक तो विज्ञापन ले लेगा। हाँ नहीं बिल्कुल है, लेकिन बहुत अंतर पड़ता है। आज इसीलिए बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया के आने से बहुत गेम चेंज हुआ है। आज से 20 साल पहले हम अगर देखते तो 4 या 5 मुख्य अखबार थे। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये सब लोग मिलकर कार्टलाइजेशन करके जो तय करते थे उसी लाइन पर बोला जाता था। लेकिन आज पता है कि आपके NDTV को उतने लोग नहीं देखते हैं जितना कि किसी एक सोशल मीडिया के न्यूज़ चैनल को, यूट्यूब चैनल को देख लेते हैं। तो उनके ऊपर भी एक दबाव पड़ा है कि आप अब सत्य बोलना, और सच एक चीज़ है, एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ एक चीज़ होती है कि आप उसको किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। वो मुझे लगता है कि आज पुराने मीडिया को चैलेंज किया है नए मीडिया ने, और मैं पूरा आशावान हूँ इस मामले में कि हमारा पुराना मीडिया भी अब बदलेगा, क्योंकि आज उनको उतने लोग नहीं देखते जितने सोशल मीडिया चैनल्स को लोग देखते हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी बदलेंगे और उनके साथ साथ नेता भी बदलेंगे। अंतिम सवाल और माइक इनको देता हूँ। अब जैसे कि जो इनका पैटर्न है, अपनी न्यूज़ स्टार्ट करते हैं तो बाबा आज क्या कहने वाले हैं, बाबा जी क्या समझाने वाले हैं, जरा बाबा जी के बोल वचन से आप थोड़ा सा हमारे छत्तीसगढ़ की और देश की भी जनता जहाँ तक हमारी रीच होती है वो लोगों को आप अपने शब्द कह लें। अगर यूट्यूब आपके चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा, हमारे में हम कम से कम हमारा कर्तव्य होता है जो सच और साफ बोलने वाले हैं। ये माइक आपका और व्यूअर्स आपके। तो नमस्कार व्यूअर्स, और हमारा जो चैनल है नेशन फर्स्ट ABK, तो उसके माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ के, भिलाई के और पूरे देश के सभी परिप्रेक्ष्य को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि जुड़े रहें साथ में और सत्य को परखना सीखें, क्योंकि आपका भी दायित्व बनता है एज एन ऑडियंस कि अच्छा मीडिया कौन सा है और बुरा मीडिया कौन सा है, उसमें डिफरेंस करना सीखें। और जो अच्छा मीडिया है, जो साहसिक मीडिया है, उसको सपोर्ट करें, इस चैनल को भी सपोर्ट करें। बाकी आपकी एक वाइफ के साथ में बाबा आपके साथ खड़े हैं। नहीं देखिए, छत्तीसगढ़ हम आए हैं तो हमने तो यही सुना है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ से हमें, अभी मैं रास्ते में आ रहा था रायपुर से, तो बहुत चेंजेस, बहुत डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ पुनः शांति की ओर लौटे, और देश में जैसे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो देश भी हमारा सबसे बढ़िया बनाने में छत्तीसगढ़ के सभी लोग योगदान दें। और शशिकांत तिवारी जी जो हमारे नेशन फर्स्ट ABK के संपादक हैं, उनकी जो साहसिक पत्रकारिता है उसको आप सपोर्ट कीजिए। और शशिकांत तिवारी जी जो हमारे नेशन फर्स्ट ABK के संपादक हैं, उनकी जो साहसिक पत्रकारिता है उसको आप सपोर्ट कीजिए। आप थोड़ा सा आपका योगदान भी होगा तो वो बहुत उनको हिम्मत देगा, क्योंकि एक साहसिक पत्रकारिता करने के लिए, एक स्वतंत्र पत्रकारिता करने के लिए आर्थिक रूप से भी और मनोबल के रूप से भी बहुत सारे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो मुझे पूरी आशा है कि सभी दर्शक पूरा आशीर्वाद इस चैनल को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रचित भैया, हालांकि ज़बरदस्ती करवा लिया अपनी तारीफ। और ये बहुत अच्छे बेबाक पत्रकार हैं, और इसी तरह के पत्रकारिता और इसी तरह की जो बॉडी लैंग्वेज या लाइन बोलने की आवश्यकता आज है लोगों में, विज्ञापन से उठ के परे और अपने व्यक्तिगत लाभ से परे उठकर जो लाइनें कट जाती हैं, जैसे कि कह रहे थे कि संपादकों ने लाइन काटनी शुरू कर दी, तो वो लाइन नहीं कटनी चाहिए, बातें पूरी डिलीवर की जानी चाहिए। यहाँ स्पोर्ट्स मीट का आयोजन हो रहा है, और ऑल ओवर इंडिया लेवल से जो पुलिस के डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स कल्चर में हैं, योगासन में है, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग में, उनके लिए छत्तीसगढ़ ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। साथ में बहुत सारी टीम देख पा रहे हैं आप, जो बहुत अच्छे से यहाँ बेहतरी से काम कर रहे हैं। सारी चीज़ का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा इन्होंने किया हुआ है। सर लास्ट आप कुछ बताना चाहेंगे अगर यहाँ? जी, आपको दिया भाई, बताइए। जैसा कि रचित भैया ने भी बताया, एशियन गेम्स के लिए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने योगासन स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है, और बहुत ही जल्द जापान के एशियन गेम्स में डेमो स्पोर्ट्स के रूप में योगासन स्पोर्ट्स जाने वाला है। ये बहुत अच्छा मौका है हर बच्चे के लिए, हिंदुस्तानी के लिए, क्योंकि एक योगासन स्पोर्ट्स ही ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें ना आपका खर्चा है ना कुछ है, आपकी मेहनत है, और आपकी मेहनत आपको
एशियन गेम्स तक और आगे ओलंपिक्स तक ले जा सकती है। जी, मैं एशियन योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ, पेशे से वकील हूँ और योगासन भारत का लीगल एडवाइज़र भी हूँ और इस खेल के साथ बहुत भावना से जुड़ा हूँ। स्वामी हमारे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के आशीर्वाद से, हमारे डॉक्टर जयदीप आर्य जी सेक्रेटरी जनरल, उनके आशीर्वाद से मुझे मौका मिला इस स्पोर्ट से जुड़ने का, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो योगा करिए और अनुलोम विलोम जरूर करिए, शीर्षासन करिए, मगर देख के करिए। और शीर्षासन नेताओं के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको करना चाहिए, दिमाग ठंडा रहता है और देश के लिए सोच के, एक प्रगतिशील सोच की जो परिकल्पना है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो सकती है दिमाग पे। तो हमारे चैनल में हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारी बातों को बहुत देर तक झेलने के लिए, हमें झेलने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कमेंट बॉक्स में आपका कोई राय होगा या आपकी कोई बातें होंगी, लिखिएगा। रचित भैया के बारे में लिखिएगा, ये जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी क्या क्या आयोजन कर रहे हैं उनके विषयों में लिखिएगा। और कुछ हमसे सवाल छूट गए होंगे तो बताइएगा, आगे से दुरुस्त करेंगे। शशिकांत तिवारी, नेशन फर्स्ट टीवी के बहुत बहुत धन्यवाद।